निगरां हुकूमत और अस्करी क़यादत की पॉलिसियों के समरात। कारोबार के आगाज में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। स्टॉक मार्केट तारीख पे तारीख रकम कर रही है। 100 इंडेक्स में 750 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,000 की हद उबूर कर गया। मईशत की बहाली के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। SIFC के तहत साजगार कारोबारी माहौल पैदा करने के लिए एक जामे फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है। मशरक़ वुस्ता और अफ्रीका में औसत सालाना तिजारत 9 बिलियन है। मौसमी तब्दीलियों के हवाले से मौजूदा आलमी सूरत हाल मजीद इक़दामात की मुतकाज़ी है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गल्फ टुडे को इंटरव्यू। पोलियो के खात्मे की कोशिशों के हवाले से अहम कामयाबी। पोलियो के खात्मे के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक से माली ताउन हासिल किया है। पोलियो के खात्मे के लिए मतलूबा मकासद के हुसूल को भरपूर यकीनी बनाया जा रहा है। पोलियो के खात्मे के लिए हमारी हिकमत अमली वाज़ेह है। निगरां वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का COP28 कॉन्फ्रेंस से खिताब। सरजमीने गजा लहू लहू। इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। हस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। 24 घंटे के दौरान 700 से जायद फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 15,500 से भी तजावुज कर गई। जंग का दायरा कार मजीद वसी। इसराइली फौज जनूबी गजा में दाखिल। इसराइली फौज का जनूबी गजा में भी पूरी कुव्वत से फौजी कार्रवाई का ऐलान। खान यूनुस के कई अजला से फलस्तीनियों को नकल मकानी करने की हिदायत। मुतासरीन को लूटी हुई रकम वापस कर रहे हैं। हर 10 में से 7 अफराद हाउसिंग सोसाइटियों के मुतासरा हैं। कोशिश कर रहे हैं कम से कम वक्त में मुतासरीन की दादरसी हो। मुतासरीन की दादरसी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। चेयरमैन नज़ीर अहमद का लाहौर में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास आज हो रहा है। इजलास में आम इंतखाबात में पार्टी टिकट से मुताल्लिक सिफारिशात। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से पार्टी के लिए मौजू उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड की सदारत करेंगे। अवाम की नज़र में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बतौर सिपाही सालार 1 साल। ज़ख़ीरा अंदोजों और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। मुल्क की मईशत मजबूत हुई। डॉलर की कीमत को काबू करने समेत कई मौसर इक़दाम उठाए गए। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी भी इनकी बदौलत मुमकिन हुई। अवाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के शुक्रगुजार हैं। अवामी राय। पाकिस्तान से गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला। गुज़श्ता रोज 2,771 बाशिंदों पर मुश्तमिल मजीद 287 अफगान खानदान अपने मुल्क वापस लौट गए। 3 दिसंबर तक पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,07,000 हो गई। मुल्क भर में मनशियात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। 19 से 23 नवंबर के दौरान 1,421 किलो मनशियात जब्त। 16 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 1 सितंबर से जारी क्रैकडाउन में मजमूई तौर पर 39,000 किलो से जायद मनशियात बरामद और 491 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सिपाही शकील शफकत शहीद की बहादुरी को कौम का सलाम। अपने लहू से सरजमीन वतन की आबियारी करते हुए 23 सितंबर को शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को शहादत की मौत दी। मुल्क की खातिर कुर्बान होकर हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। सिपाही शकील शफकत शहीद के वरसा के एहसासात। 1971 की जंग। बिहारी कम्युनिटी के मेंबर अमीर हसन बिहारियों पर होने वाले जुल्म सतम के चश्मदीद गवाह। मुक्ति वाहिनी के दहशत गर्दों ने भारतीय फौज के साथ मिलकर हमारे इलाके पर धावा बोल दिया।
मर्दों को नहायत बेदर्दी से कत्ल किया गया। खवातीन और बच्चों को बांध कर बेरहमी से कुएं में फेंक दिया गया। मेरी वालदा भी गोली लगने से शहीद हो गईं। हकीकतन तमाम जुल्म और सितम के जिम्मेदार भारतीय फौज ही है। अमीर हसन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट क्रिकेट सीरीज। खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया के दारुल-हुकूमत कैनबरा के मोनाको ओवल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज शेड्यूल। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। सीरीज से कबल कौमी टीम कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोजा मैच खेलेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की खवातीन टीमों के दरमियान क्रिकेट सीरीज दूसरा T20 कल डोनाल्टन में खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तानी खवातीन को 1-0 की बरतरी। पहले T20 मैच में कौमी टीम ने न्यूजीलैंड विमेंस को 7 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी टीम का यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो ओवल में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। चिली में एक्सट्रीम ई मोटर चैंपियनशिप रोजबर्ग एक्स रेसिंग टीम की स्वीडिश जोड़ी क्रिस्टोफरसन और मिकाइला ने दूसरी मर्तबा टाइटल अपने नाम कर लिया। एंटोफगास्ता के सहरा में टूट फूट के शिकार गाड़ी के बावजूद क्रिस्टोफर गोसन और मिकाइला ने 11 पॉइंट से फतह अपने नाम कर ली। लारा सिंस और मेतियास एंगस्टैम की जोड़ी दूसरे नंबर पर रही। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर देंगे। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत की पॉलिसियों के समरात मुल्की माशी सूरत हाल में दिन ब दिन बेहतरी हो रही है। वज़ीर आज़म के दौरों के दौरान अरबों डॉलर के मुआहिदे हुए जिनसे मईशत में अब बेहतरी आ रही है। स्टॉक मार्केट तारीख पर तारीख रकम कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। 100 इंडेक्स 62,000 की हद उबूर कर चुका है। मजीद अपडेट देंगे कराची स्टॉक मार्केट में मौजूद हमारे नुमाइंदे जमीर अब्बास से। जी जमीर, बताएगा, निगरान हुकूमत ने आते ही कुछ सख्त फैसले किए जिसके नतायज अब देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। यहाँ पर जो सरमायाकार हैं उनके एतमाद में किस कदर इजाफा हुआ है और वो हुकूमत की पॉलिसीज को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जो मौजूदा हुकूमत ने निगरान हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए हैं वो काफ़ी सख्त ज़रूर हैं, लेकिन उनसे एक एतमाद की फ़िज़ा बहाल हुई है कि मईशत को ठीक करने के लिए ये सख्त फैसले करने ज़रूरी हैं। और न सिर्फ ये फैसले करने की ज़रूरत है बल्कि इनका तसलसल भी जारी रखना ज़रूरी है। तो इस दोनों सूरत हाल में अगर देखें तो निगरान हुकूमत ने बहुत बेहतरीन पेशरफ्त की है कि जो उन्होंने पॉलिसीज़ मुतारिफ कराई वो भी काफ़ी सबको पसंद आई। दूसरा पे उसकी कंसिस्टेंसी रखते हुए चल रहे हैं। IMF का वक्त जो आया था उसने पाकिस्तान की कंप्लायंस रिपोर्ट पे काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया, जिसकी वजह से जो दूसरी किस्त है वो भी हमें जल्द मिलने की तवक्का है। न सिर्फ ये फ्रंट बल्कि अगर दूसरा सरमायाकारी का फ्रंट देखें तो वहाँ पे भी निगरान हुकूमत ने काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल की हैं, खासकर के गल्फ कंट्रीज़ में जहाँ UAE और कुवैत से इन्होंने काफ़ी बड़े अरबों डॉलर के जो मुआहदे किए हैं। और अब तो जो पाकिस्तान में UAE के कौंसल जनरल हैं उन्होंने भी ये कहा है कि चंद रोज़ में ही यहाँ पे अमली पेशरफ्त नजर आएगी सरमायाकारी की। तो ये ऐसी खबरें हैं कि जिसकी वजह से जो सरमायाकार है उनका एतमाद बहाल हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। ना सिर्फ स्टॉक में बल्कि वैसे भी सरमायाकारी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि पाकिस्तान में इस दफ़ा जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान की तमाम जो क्रॉप्स हैं वो इस दफ़ा यही बताया जा रहा है कि बम्पर हुई हैं। और जहाँ तक कपास का ताल्लुक है तो शायद इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो शायद इस दफ़ा पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करेगा। तो काफ़ी खुशाइन चीज़ें हैं ये। एक तरफ हमारे रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा है, हमारे फॉरेन रिजर्व स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ सरमायाकारी बढ़ती जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मिलके मुल्क की मईशत के जो मसाइल थे उनको कम करने में मदद कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि स्टॉक मार्केट में आए दिन नए से नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं मईशत की बहाली के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी का फ़रोग अव्वलीन तरजीह है। SIFC के तहत साजगार कारोबारी माहौल पैदा करने के लिए एक जामे फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है।
गल्फ न्यूज को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से मजीद बताएंगे शाहरुख शफी अपनी इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात से बिरादराना ताल्लुकात की जड़ें मुश्तरका अकीदे, तारीख और अवाम से अवाम के राब्तों से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि मईशत को बेहतरी की जानिब गामजन करने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुबई में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट रोड शो में आलमी ताजरों और सरमायाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि गल्फ ममालिक के लिए तरजीही शोबों जैसे कि ज़राअत, कानकुनी, IT, मैन्युफैक्चरिंग और दिफा में सरमायाकारी के नए और पुरकशिश मौके मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान तज़वीराती ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए हमारी बरामदात माली साल 2022-23 में $1.4 बिलियन तक बढ़ गई हैं, जो गुज़श्ता 5 सालों में सबसे ज्यादा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मशरक़ वुस्ता और अफ्रीका पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शराकतदार हैं। यहाँ की औसत सालाना तिजारत $9 बिलियन है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दुबई में COP28 की मेज़बानी में मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की काविशों का तहदिल से मशकूर है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मौजूदा आलमी सूरत हाल मजीद इक़दामात की मुतकाज़ी है। ऐसे ममालिक जिनका कार्बन के अखराज में हिस्सा न होने के बराबर है, वो इस मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। ताहम COP28 के तहत उठाए गए इक़दामात एक बेहतर मुस्तकबिल का आगाज़ हैं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और दुबई COP28 पोलियो के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए इस्लामी डेवलपमेंट बैंक से $100 मिलियन की सपोर्ट हासिल की है। पोलियो के खात्मे के लिए इमदाद फराहम करने पर इस्लामी डेवलपमेंट बैंक, मुत्तहिदा अरब अमारात, बिल एंड मेलिंडा गेट्स के मशकूर हैं। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए दी जाने वाली ग्रांट को मौसर तरीके से खर्च करने को यकीनी बना रहे हैं। पोलियो के खात्मे के लिए मौजूदा वसाइल को ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी MNCH के वसीतर एजेंडे के हुसूल के लिए बरूए कार लाएंगे। उन्होंने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए हमारी हिकमत अमली 4 सुतूनों पर खड़ी है। डॉक्टर नदीम जान ने पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए भरपूर अज़्म का इहादा किया। अर्ज़े फ़लस्तीन लहू लहू, इसराइल बेलगाम। ज़मीनी ऑपरेशन का दायराकार जनूबी गजा तक बढ़ा दिया गया। जंगी जुनून में मुब्तला सेहूनी फ़ौज ने जनूबी गजा में भी ताकत के वहशियाना इस्तेमाल का ऐलान किया है। खबर रसां इदारों के मुताबिक इसराइली फ़ौज जनूबी गजा में दाखिल हो गई है और खान यूनिस के शिमाल में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फ़लस्तीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने भी खान यूनिस में इसराइली फ़ौज के दाखिल होने की तस्दीक की है। ज़मीनी ऑपरेशन से कबल सेहूनी फ़ौज ने लड़ाका तैयारों और तोपखाने की मदद से खान यूनिस समेत जनूबी इलाकों पर वहशियाना बमबारी की। वस्ती, शिमाली और जनूबी गजा पर इसराइल के सफाकाना हमलों में 24 घंटे के दौरान 700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से गजा में जारी सेहूनी बर्बरियत में शुहदा की तादाद 15,500 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 41,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने गजा में आरसी जंगबंदी के बाद होने वाली बमबारी को बेलगाम और तबाहकुन करार दिया है। इसराइली फ़ौज ने गजा के जनूबी शहर खान यूनिस के कई अजला से इनखला के अहकाम जारी किए हैं। काबिज़ फ़ौज ने कहा है कि खान यूनिस शहर एक ख़तरनाक जंगी इलाका बन चुका है। फ़लस्तीनी शहरी रफ़ा या दीगर इलाकों की तरफ नकल मकानी करें। इसराइली फ़ौज ने गजा में झड़पों के दौरान मज़ीद 3 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी काबिज़ फ़ौज की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अल जज़ीरा TV के मुताबिक ज़ालिमाना कार्रवाइयों में 24 घंटे के दौरान मज़ीद 60 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर जंगबंदी का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने कहा है कि जंगज़दा इलाक़े में खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद क़िल्लत है, जबकि आसमान से बम बरस रहे हैं। लड़ाई का नतीजा मज़ीद अमवात, बीमारियों और तबाही की सूरत में निकलेगा। तशद्दुद मसले का हल नहीं है। उन्होंने फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वह मुज़ाकरात की जानिब वापस आएँ। नाज़रीन, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने वाज़ेह किया है कि हालात ख़ास जो भी हों, 1948 के फ़लस्तीनी नकबा दोहराने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। रामल्ला में फ़लस्तीनी क़यादत के इजलास से खिताब करते हुए सदर महमूद अब्बास ने कहा कि हम आज़ादी के लिए फ़लस्तीनी अवाम के साथ मिलकर पुरअज़्म मज़ाहमत जारी रखे हुए हैं।
ہتھیار ڈالیں گے اور نہ ہی گھٹنے ٹیکیں گے۔ فلسطینی صدر نے کہا کہ اسرائیلی فسطائیت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ غزہ سمیت مقبوضہ مغربی کنارے اور دارالحکومت مشرقی القدس پر اسرائیل کے حملے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، جو فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی اور جارحانہ جلاوطنی کے منصوبے ہیں۔ امریکہ اور اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری تعمیری اور مؤثر مداخلت کرے تاکہ معاملات اس حد تک نہ جائیں جہاں انہیں درست نہ کیا جا سکے۔ ناظرین، یمن کے حوثی گروپ نے بحیرہ احمر میں اسرائیلی جہازوں پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ حوثی گروپ کے ترجمان کے مطابق بحیرہ احمر میں 2 اسرائیلی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک اسرائیلی جہاز پر میزائل حملہ جبکہ دوسرے پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پینٹاگون نے کہا بحیرہ احمر میں امریکی جنگی اور تجارتی بحری جہازوں پر حملے ہوئے ہیں۔ امن کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی امن تنظیم HWPL کے زیر اہتمام جنگوں خصوصاً غزہ میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے عالمی بین المذاہب دعائیہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول سے آن لائن منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں 73 ممالک سے 10 مختلف مذاہب کی 855 مذہبی شخصیات اور افراد نے شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے عالمی تنازعات سے نمٹنے اور جنگوں کے خاتمے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے عالمی امن کے لیے حصول کے مشترکہ مقصد پر زور دیتے ہوئے اپنی اپنی روایات کے مطابق دعائیں کیں۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کہتے ہیں کم سے کم وقت میں متاثرین کی داد رسی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ نیب لاہور میں انسداد بدعنوانی کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہر 10 میں سے 7 افراد ہاؤسنگ سوسائٹیز کے متاثرہ ہیں۔ متاثرین کو لوٹی گئی رقوم کی واپسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ نیب پیشہ ورانہ ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے۔ سائلین کے ساتھ نامناسب رویے کی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیب کی وجہ سے اداروں میں خوف و ہراس پیدا نہیں ہوگا اور نہ ہی کاروباری حضرات کو تنگ کیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیب کاروباری حضرات کے مختلف معاملات میں رہنمائی فراہم کرے گا۔ اور یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا دوسرا اجلاس لاہور میں جاری ہے۔ اجلاس میں عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹوں سے متعلق سفارشات پر غور کیا جا رہا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف پارلیمانی بورڈ کی صدارت کر رہے ہیں۔ راولپنڈی ڈسٹرکٹ سے پارٹی کے لیے موزوں امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ متفقہ قومی و معاشی منشور ہی پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتا ہے۔ انتخابات میں کامیابی ملی تو نواز شریف کی قیادت میں قومی ترقی کے معاشی منشور پر عمل کریں گے۔ اپنے ایک بیان میں صدر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ مساق معیشت کی تجویز قائد حزب اختلاف کے طور پر دی تھی، جس پر آج پوری قوم متفق ہو چکی ہے۔ سیاسی اور جذباتی بیانات سے نہیں، پالیسی اقدامات سے معیشت بحال اور عوام کو مہنگائی سے نجات ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ہمیشہ پاکستان کی معیشت کو سنوارا، پورے پاکستان کو مساوی بنیادوں پر ترقی دی۔ ہم زرعی انقلاب لائیں گے، صنعت، معدنیات، IT کے شعبوں میں مثالی ترقی ہوگی۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ہمیں معاشی ترقی کی طرف توجہ دینا ہوگی، معاشرے کو نفرت، گالم گلوچ کے کلچر سے پاک کرنا ہوگا۔ عوام نے ووٹ دیا تو محمد نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی توجہ عوامی مسائل کے حل پر ہوگی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے رات گئے لبرٹی اور میو ہسپتال میں پولیس خدمت مراکز کا دورہ کیا اور وہاں پر موجود لوگوں سے لائسنس بنوانے کے حوالے سے سوالات کیے۔ لبرٹی پولیس خدمت مرکز میں لوگوں نے لائسنس بنانے کے عمل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ٹیسٹ کے لیے آئے لوگوں سے بھی ملاقات کی اور ٹیسٹ کے لیے کم سے کم وقت دینے کی ہدایت کی۔ میو ہسپتال میں پولیس خدمت مرکز کے دوران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کاؤنٹرز پر عملے کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور کے علاقے سڈاوال میں گورنمنٹ عبدالرحیم میموریل ہسپتال کا بھی دورہ کیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کہتے ہیں ملکی ترقی تعلیم و تحقیق و ترقی سے وابستہ ہے۔ ہمیں آج کے جدید دور میں نئی تحقیق اور ٹیکنالوجی سیکھنی ہوگی۔ لاہور کے دورے پر آئے بلوچستان ریزیڈنشل کالج یوب اور کیڈٹ کالج حسن عبدال کے طلباء اور اساتذہ کے وفد سے گفتگو میں گورنر پنجاب نے کہا کہ طلباء مثبت سوچ اپنائیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کی جامعات اور میڈیکل کالجز میں بلوچستان کے طلباء کے لیے نشستیں اور اسکالرشپس مختص ہیں، جبکہ لیپ ٹاپ اسکیم کو بھی ان میں شامل کیا جا چکا ہے۔
عوام کی نظر میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بطور سپہ سالار 1 سال۔ عوام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف نے ذخیرہ اندوزوں اور اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، ملک کی معیشت مضبوط ہوئی، ڈالر کی قیمت کو قابو کرنے سمیت کئی مؤثر اقدامات اٹھائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چیف آف آرمی سٹاف کے شکر گزار ہیں، انہی کی بدولت افغان باشندوں کی وطن واپسی بھی ممکن ہوئی۔ فوج ہماری جتنی بھی جدوجہد کر رہی ہے نا، وہ ملک کی بہتری کے لیے کر رہی ہے، کیونکہ پاک فوج نہ ہو تو ملک کا سروائیول بہت مشکل ہے۔ اس آرمی چیف سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور یہ جتنے بھی معاملات ابھی انہوں نے کیے ہیں، بڑے ذخیرہ اندوزوں کو انہوں نے پکڑا ہے، اور معاملات ہیں ڈالرز کے ریٹ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسموتھلی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گے۔ بہت اچھا کام کر رہا تھا، انہیں زندگی نے دوسری یقین میں ان کی وجہ سے اسمگلنگ کافی رک گئی ہے، یہ جو افغانستان کے جو لوگ تھے واپس جا رہے ہیں۔ بہت مثبت اقدامات ہوئے امن و امن کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، تو اس سے ہماری تجارت پر بہت اثر پڑتا ہے۔ آرمی چیف نے جو اقدامات اٹھائے وہ پرفیکٹ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اسی طرح ہی کام کرے۔ سب سے بڑے جو کام انہوں نے یہ کر لیا کہ یہ جو ڈالر کو ایکومولیٹ کر رہے تھے، لوگ جمع کر رہے تھے، ہنڈی سسٹم ایک چل رہا تھا، اور فری جو مارکیٹ میں ڈالر کو آنا چاہیے اس طریقے سے نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت بہت ہائی ہو گئی تھی، اور بہت کافی نیچے لے کر آنے میں جو کردار ادا کر لیا وہ آپ کا سید عاصم منیر صاحب نے سپورٹ کر لیا حکومت کو۔ وہ ٹھیک ہے، اچھا کام کیا، وہ ان کے بھی خلاف کام کر رہے ہیں اسمگلنگ کے، اور پیٹرول کی بھی جو اس کو اچھے کر رہے ہیں۔ اس نے ڈالر بھی سستا کیا، پیٹرولیم مصنوعات بھی سستا کیا ہے، ہم عوام اس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آرمی چیف نے جی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑے اقدامات کیے، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کیا۔ مجھے تو ان سے بہت اچھی امیدیں ہیں، کیونکہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ ابھی تو انہیں 1 سال ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے آنے والے 1-2 سال کے اندر یہ ملک کے اندر وہ ایک بہت جو ہے مضبوط ملک بنائیں گے۔ اور پاکستانی اسکول نے کاپ 28 میں $1 لاکھ کا انعام جیت لیا۔ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ KORT اسکول اینڈ کالج آف ایکسیلنس کو یہ شاندار انعام پانی کے تحفظ اور نامیاتی کاشتکاری پر اختراعی منصوبہ پیش کرنے پر دیا گیا۔ فائنل میں پاکستان کا بھارت اور بنگلہ دیش سے مقابلہ تھا۔ وقار حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ دنیا کے ماحول کو بچانے کے لیے جب عالمی رہنماء سر جوڑ کر کاپ 28 کانفرنس میں بیٹھے تو ماحولیات کے تحفظ کے لیے پاکستانی اسکول کو خوب پذیرائی ملی۔ پاکستان کے اسکول نے زی سسٹینیبلٹی پرائز جیت لیا۔ انعام کی رقم $1 لاکھ ہے۔ فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد اختر کہتے ہیں پاکستان کے لیے یہ اعزاز حاصل کرنے پر بے حد خوش ہیں۔ Sheikh Zayed Sustainability Prize, Alhamdulillah, court has won today. ایوارڈ وصول کرنے والی طلباء سمیع اور کنزا کا کہنا تھا کہ ہم اپنے اسکول میں پانی کے فلٹریشن پلانٹس اور سینسر نہ لگانا چاہتے ہیں تاکہ پانی کے ضیاع کو کم سے کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آرگینک فارمنگ کے ذریعے اپنے اسکول میں کچن گارڈن بھی بنانا چاہتے ہیں تاکہ بچوں کو بتایا جا سکے کہ کس طرح نامیاتی طور پر اگائی جانے والی خوراک سے غذائیت حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسکول میں بچے صاف پانی کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں۔ یہ اسکول اینڈ کالج 2016 میں ان بچوں کے لیے قائم کیا گیا تھا جو 2005 کے تباہ کن زلزلے میں یتیم ہو گئے تھے۔ یہاں 500 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں جن کے لیے اسکول میں تعلیم، رہائش، خوراک اور کپڑوں سمیت مفت طبی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی ہے۔ 3 دسمبر کو 2771 افغان باشندوں پر مشتمل مزید 287 خاندان اپنے وطن لوٹ گئے۔ واپس جانے والے افغان شہریوں میں 863 مرد، 722 خواتین اور 1186 بچے شامل تھے۔ پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,07,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اور منشیات کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 19 تا 23 نومبر کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 1421 کلو منشیات ضبط، 23 مقدمات درج اور 16 گرفتاریاں ہوئیں۔ آپریشن کے دوران بلوچستان سے 1253 کلو گرام، خیبر پختونخوا سے 24 کلو گرام، گلگت سے 113 کلو گرام، پنجاب سے 14 کلو گرام اور سندھ سے 17 کلو گرام منشیات ضبط کی گئی۔ 1 ستمبر سے لے کر اب تک کریک ڈاؤن کے دوران ملک بھر سے 39,793 کلو منشیات برآمد اور 491 سے زائد مجرمان گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ اور کچھ دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائیاں بلا تفریق جاری ہیں۔
कैस्को टीमों ने 391 घरेलू और कमर्शियल नादहिंदगान के कनेक्शन बिलों की अदम अदायगी पर मुनक़ता कर दिए। अब तक 492 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। बिजली चोरों को यूनिट डिटेक्शन की मद में 33 करोड़ 1,10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। डिटेक्शन और जुर्माना की मद में अब तक 28 करोड़ 91,56,000 रुपए वसूल भी किए जा चुके हैं। जारी मुहिम में मजमूई तौर पर 1,09,906 नादहिंदा सार्फिन से 1,99 करोड़ 31,60,000 रुपए बकायाजात की मद में भी वसूल किए जा चुके हैं। सिपाही शकील शफकत शहीद की बहादुरी को कौम का सलाम। अपने लहू से सरजमीन वतन की आबियारी करते हुए 23 सितंबर को शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। सिपाही शकील शफकत शहीद के वरसा ने अपने एहसासात बयान करते हुए कहा कि उनके बेटे को शहादत नसीब हुई। उन्होंने मुल्क की खातिर कुर्बान होकर हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मेरा बच्चा शहीद भी सी, बहुत प्यारा, उन्हें बचपन तो ही शौक सी फौज जान। उन्हें अपने अबू दियां लत्तां कुटनियां तो उन्हें मैंने फौज दी गल्लां दस, मैं फौज की खिदमत करनी। अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया है। शहादत दी मौत अल्लाह हर नूं देवे। मुल्क वास्ते गया है, खुशी दी भी गल है। लड़ने का उसमें जज्बा था। उसने कहा कि मुल्क की खातिर मुझे जान भी देनी पड़ी तो जान का नजराना पेश कर दूंगा। शहादत से 10-15 दिन पहले की बात है, जब उसकी छुट्टी मंजूर हुई, उसने हमें फोन पे बताया कि मेरी छुट्टी हुई है, ऑपरेशन हो रहा था। उसने कहा कि ऑपरेशन की खातिर मुझे मेरी छुट्टी कैंसिल कर दो, मैं ऑपरेशन करके फिर छुट्टी जाऊँगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी शहादत थी, शहादत उसकी होगी। मरना तो सब नहीं है, लेकिन जो मुल्क के खातिर जान दे दी है, हमें कोई दुख नहीं है, हमारा फख्र से सर बुलंद है। ये कभी कभी ये भी कहता था कि उलमा से भी सुनते हैं, कुरान मजीद में भी पढ़ा है कि शहीद का बहुत रुतबा है। दुआ करें हो सके अल्लाह ताला मुझे मंजूर कर ले, मैं शहीद हो जाऊं। बहादुर बहुत था, डरता नहीं था। फख्र होता है इस बात की कि अभी तक हमारे आसपास इर्द गिर्द गाँव में कोई भी शहीद नहीं है। पहला शहीद हमारा छोटा भाई है। अब सारे हमारे घर वालों को लोग हमारे नाम से नहीं, शहीद के बहन भाई माँ बाप लफ्ज़ों से याद करते हैं। इस बात पे हमें फ़ख्र है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि शहीद को मुर्दा मत कहो क्योंकि वो जिंदा है और तुम्हें इस बात की खबर नहीं है। मेरे भाई ने 23 सितंबर को जौम शहादत नोश किया था। वो कहता था कि मैं अपने वतन के लिए लड़ रहा हूँ, अपनी कौम के लिए लड़ रहा हूँ। उसने लड़ते लड़ते अपनी जान दी है। हमें बहुत फ़ख्र है कि हमारे भाई ने शहादत नोश की। 1971 की पाक भारत जंग तारीख में एक स्याबाब की हैसियत रखती है। खित्ते में हमेशा से दहशतगर्दी को फैलाने और दहशतगर्द तंजीम की पुष्ट पनाही में भारतीय किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। 1971 में भारत ने मुक्ति बाहिनी जैसी दहशतगर्द तंजीम को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल किया। बिहारी कम्युनिटी के मेंबर अमीर हसन बिहारियों पर होने वाले जुल्म और सितम के चश्मदीद गवाह हैं। अमीर हसन 1971 में निहायत कम उम्र थे। वो अपनी आप बीती सुनाते हुए ये कहते हैं कि हम पाक फौज के साथ हैं और मरते दम तक पाक फौज के साथ रहेंगे। सन 1971 की जंग में मैं छोटा था। मेरे वालिद साहब आर्मी में थे और बहनोई साहब EPR के अंदर थे। दोनों चिटागंग में शहीद हुए। मुक्ति बाहिनी जो है वो इंडियन फोर्स के साथ मिलकर हमारे इलाके में हमलावर हुए और पूरे महल्ले वालों को इरगमाल बनाकर एक बिल्डिंग के अंदर रखा, जिसमें मर्दों को जो है वो बांध कर ले जाकर एक जगह उन्हें मारा गया और उन्हें खड्डे में डाला गया उनको। और औरतों को और हम 15 साल 14 साल 12 साल 10 साल के जो बच्चे थे उनको उसी बिल्डिंग में रखा गया। उन्हें बाद में जो है बांध कर बाहर ले जाकर एक कमरे में रखा गया और कुएं के अंदर डाला गया। और रात के वक्त जो है मुक्ति बाहिनी और इंडियन फोर्स शाम मगरिब के बाद तकरीबन 7-8 बजे के दौरान इन्होंने फायरिंग शुरू की और ये फायरिंग रात भर होती रही। हमें भी उसमें गोली लगी। मेरी वालदा भी थी हमारे साथ, उन्हें भी गोली लगी और वो इंतकाल कर गई, शहीद हो गई। ये खुशनसीबी थी कि हम बच गए। मेरे हाथ में गोली लगी जो मेरे हाथ को बाद में काट दिया गया। बिहारी कम्युनिटी जो थी, जो हमारे यंग लोग जो थे, नौजवान जो थे, EPCF में वो गए
और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ जो है शाना बशाना, बल्कि यहाँ तक कि फ़ौज के बहुत ही शाना बशाना जो है आगे की तरफ मूव करके वो हिंदुस्तान से लड़े। नरेंद्र मोदी जो आजकल अपनी फिल्मों में और मीडिया के जरिए जो बताना चाह रहा है वो जुल्म और सितम मुक्ति बाहिनी और इंडियन फोर्स ने किया बंगालियों पे, अब वो उल्टा जो है वो पाकिस्तानी फौज को बदनाम कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, जो भी जुल्म सितम हुए वो इंडियन फोर्स ने ही किए हैं। मैं पाकिस्तानी फौज के साथ हूँ, हम पहले भी थे, आज भी हैं, इंशाल्लाह मरते दम तक साथ रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने कहा कि हमें इस वक्त मुश्किलात का सामना है, लेकिन हम एक इर्तिका के अमल से गुजर रहे हैं और इसमें कामयाब होंगे। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी डॉक्टर से खिताब में मसूद खान ने कहा कि पाकिस्तान जहां कुछ शोबों में पीछे रह गया है, वहीं ज़िंदगी के मुतादिद शोबों में बेपनाह तरक्की भी की है। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की कामयाबियों को उजागर करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि यह वक्त मुत्तहद होकर अमेरिका के मरकज़ी धारे का हिस्सा बनने का लम्हा है। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान ने अमरीकी सियासी उफ़क़ और ज़िंदगी के दीगर अहम शोबों में पाकिस्तानी निजाद अमरीकियों की बढ़ती हुई तादाद और असर व रसूख को भी उजागर किया। पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 35 नए मरीज सामने आ गए हैं, जिसके बाद रवां साल सूबे में डेंगू के मरीजों की तादाद 14,467 हो गई है। लाहौर में डेंगू के 6,620 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबाई दारुल हुकूमत में गुज़श्ता 24 घंटे में डेंगू के 18 नए मरीज सामने आए। रावलपिंडी में 5, गुजरांवाला में 4, फैसलाबाद में 4, शेखुपुरा में 2 और साहिवाल में डेंगू का एक नया मरीज सामने आ चुका है। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 38, जबकि लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 20 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इंडस हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक कंदकोट में इंडस हाईवे कैडेट कॉलेज के मकाम पर धुंध के बाइस मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादम हो गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। ट्रक कराची से पंजाब और वैन कंदकोट से सक्खर जा रही थी कि कैडेट कॉलेज के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हवा में कसाफत बढ़ गई है, जिससे इंसानी सेहत को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। मुल्क में 45 लाख से ज़्यादा अफराद सांस की तकलीफ में मुब्तला हैं। आलूदगी बढ़ने से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। देखते हैं कराची से सुहेल जमाली की रिपोर्ट। सिंध और पंजाब के बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाने से इंसानी जिस्म में सांस की नालियों में तंगी के खतरात बढ़ गए हैं। इस मरज़ में सांस लेने में दुश्वारी और तनफ़ुस के दूसरे मसाइल शामिल हैं। नई चीज़ ज़्यादा आ रही है वो आबोहवा की आलूदगी है, और उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, वो जो फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से ये बीमारी होने का चांस बढ़ता है। इसके लिए हमें जो काम करना है कि माहौलियाती आलूदगी को कम से कम करना है। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल, कचरा, गोबर और फसलों की बाकियात जलाने से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिरा ममालिक की फहरिस्त में है। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए रिवायती ईंधन से चलने वाली गाड़ियों में कमी, सनतों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली और आगाही से इस सूरत हाल से निमटने में मदद मिल सकती है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आज़ाद कश्मीर भी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है, जिसकी वजह से यहाँ फसलों और लाइफ स्टॉक को खतरात लाहिक हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं अदील अहमद खान। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से गुज़िश्ता कुछ सालों से यहाँ सैलाब और क्लाउड बर्स्ट जैसी कुदरती आफात तसलसल से वकूअ पजीर हो रही हैं, तो दूसरी जानब खुश्क साली के खतरात भी मंडलाते रहते हैं। इन्हीं मौसमियाती तगय्युरात के बायस यहाँ फसलों की पैदावार और लाइफ स्टॉक सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। जिस अरसे में हमारे लोग ग्रेजर्स में जानवरों को भेजते हैं, चरागाहों में लेके जाते हैं, यानी माली जिसको हम लोकल ज़ुबान में कहते हैं, तो उस अरसे में अपने जो घरों के करीब उनके जो खेत होते हैं उनमें वो फसलें उगाते हैं। अब अगर वो साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो फसल भी ख़राब हो जाती है और लाइफ स्टॉक भी बुरी तरह ख़राब हो जाता है। ये एक बहुत अहम चीज़ है। मौसमियाती तब्दीलियों से
پیدا ہونے والی صورتحال کے نتیجے میں زرعی سائنسدانوں کو متاثرہ خطوں میں کراپ پیٹرن کو موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق اثر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنا ممکن نہیں، تاہم ماحول دوست سرگرمیاں اپنا کر ان سے ہونے والے نقصانات کی شدت کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ خیبر پختونخوا میں زرعی ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبے میں 1800 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا چکا ہے، جس سے کسانوں کو لاکھوں روپے کی سالانہ بچت ہوئی ہے۔ تفصیل ساجد اختر سے۔ خیبر پختونخوا میں بجلی پر چلنے والے زرعی ٹیوب ویلوں کی مجموعی تعداد 27,000 تھی، جن میں ایگریکلچر انجینئرنگ ڈائریکٹوریٹ خیبر پختونخوا کی زیر نگرانی 1800 ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ متعلقہ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق صوبے میں 400 دیگر ٹیوب ویلوں کی شمسی توانائی پر منتقلی کا کام عنقریب فنڈز جاری ہونے پر مکمل کر لیا جائے گا۔ موجودہ حکومت نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے کہ ہم سولرائزیشن کریں گے پاکستان میں موجود تمام ایگریکلچر ٹیوب ویلز کی، تاکہ کسان کی مدد ہو سکے، مالی امداد ہو سکے اور اس کی پروڈکشن زیادہ ہو اور انکم بھی زیادہ ہو۔ وفاقی حکومت کے پروگرام کے تحت مزید 8,000 ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقلی کے لیے پروپوزل ایکنک کو بھجوایا گیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ٹیوب ویل کو شمسی توانائی پر منتقل ہونے سے ایک طرف زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے تو دوسری جانب سالانہ بجلی بلوں کی مد میں خرچ ہونے والے لاکھوں روپے کی بچت بھی ہوئی ہے۔ ادھر ہمارے علاقے مانکی شریف ہو گیا، تنگی کھڑک ہو گیا، ہمارے گاؤں میں کافی لگ گئے، تو اس سے کافی جو ہے نا ہمارا انشاءاللہ جو ہے نا کافی مطلب پروگرس ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں اب بھی لاکھوں ایکڑ زمین ایسی ہے جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنجر پڑی ہے۔ اگر ان زمینوں پر شمسی ٹیوب ویل لگائے جائے تو اس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا، ساتھ خیبر پختونخوا زرعی اجناس میں خود کفیل بھی ہو جائے گا۔ شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوب ویل ایک طرف ماحول دوست ہیں تو دوسری جانب کسانوں کے لیے مفت پانی کی فراہمی کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے، جس سے وہ اپنے کھیتوں کو بروقت پانی دے کر بھرپور پیداوار حاصل کر کے ملک میں زرعی انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ انسداد اسموگ مہم کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، جس کے سلسلے میں ننکانہ صاحب میں سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیر روڈ پر ماناوالا پھاٹک سے کچہری پھاٹک تک نکالی گئی ریلی میں ضلعی افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ریلی کا مقصد لوگوں کو اسموگ سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ماحول دوست سواری کی ترغیب دینا بھی تھا۔ سائیکل ریلی کے اختتام پر پہلی اور دوسری پوزیشن لینے والے افراد میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ جنوبی پنجاب کے ضلع رحیم یار خان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 3,16,666 خواتین کو 8,500 روپے کی رقم کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی یہ ادائیگیاں اس سال اکتوبر سے دسمبر تک 3 ماہ کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے اشفاق احمد کی رپورٹ میں۔ ضلع رحیم یار خان میں بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے تحت رجسٹرڈ 3,16,666 خواتین کو 8,500 روپے کی رقم کی ادائیگی شروع ہو گئی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے تحت ضلع بھر کی مستحق خواتین کو 3 ماہ کی ایک ساتھ کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ 8,500 مل رہا ہے، حکومت کا بہت شکریہ ہے، عوام نال تعاون کرتے پے نے، پیسے مل دیں 8,500 روپے، بالیں دے کپڑے گن دوں، راشن گن دوں، اللہ سے انہیں کو اجر رہے سے۔ ضلع بھر میں مستحق خواتین کو رقم کی ادائیگی کے لیے 215 ریٹیلر شاپ بنائی گئی ہیں۔ تحصیل خانپور میں 74، تحصیل رحیم یار خان میں 50، تحصیل لیاقت پور میں 58، جبکہ صادق آباد میں 33 ریٹیلر شاپ موجود ہے، جہاں پر تحصیل خانپور کی 58,355 خواتین، تحصیل رحیم یار خان کی 84,086، تحصیل لیاقت پور کی 82,740 اور صادق آباد کی 91,485 مستحق خواتین کو ایک ساتھ کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ اسی چھوٹے چھوٹے بچوں نو پال دیا، بچہ بندہ میرا بیمار آ دوائی لیندیا، گھر تک خرچہ ضرور کر۔ گورنمنٹ کا شکریہ، ہم بچوں کے کپڑے لیں گے، جوتیاں لیں گے۔ مستحق خواتین کو 3 ماہ اکتوبر، نومبر اور دسمبر کی ایک ساتھ دی جا رہی ہیں۔ ایک ساتھ کی ادائیگی 1 جنوری تک جاری رہے گی۔ اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اب خبر دیتے ہیں آپ کو خانیوال سے، جہاں ملک کے دیگر شہروں کی طرح اسپیشل افراد کے دن کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے مہمان خصوصی اسپیشل افراد تھے، جس کا احوال بتائیں گے کلثوم بشیر اپنی رپورٹ میں۔
स्पेशल अफराद के कौमी दिन के मौके पर ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम बिना लाइब्रेरी खानेवाल में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी स्पेशल अफराद थे। तकरीब में बच्चों, तलबा व तालबात, वालिदैन और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के आखिर में स्पेशल अफराद में व्हील चेयर्स भी तकसीम की गयी। माजूरीन के हवाले से आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसमें ये सबसे पहले 1982 में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मनाया गया था, जो कि आज तक जारी है। इस दिन में माजूर लोगों के मसाइल उजागर किए जाते हैं। आप मजदूरी को मजदूरी ना समझें, आप मेहनत करें, अपने गोल बनाएं और अपने आप को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करें। आज के दिन के हवाले से उनको ये बावर करवाया गया कि वो अपने आप को किसी तरह की मजदूरी का शिकार ना समझे। स्पेशल अफराद के कौमी दिन के मौके पर मुखय्यर हजरात की जानिब से इस किस्म की तकरीबात का इनेकाद खुशाइंद है, जिसकी बदौलत वो बड़े बड़े कारहाय नुमायां सर अंजाम दे रहे हैं। कुलसुम बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। रिपोर्ट आपने देखी। बुलेटिन में यहाँ पर आपको अपडेट करते हैं कि मौसम कैसा है और कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि स्कर्दू और मज़ाफ़ात के इलाकों में सर्दी की शिद्दत में एक दफ़ा फिर इजाफा देखने में आया है। आज स्कर्दू शहर में दिन का कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की इत्तलात हैं। शदीद सर्दी से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जनूबी पंजाब इन दिनों शदीद धुंध की लपेट में है। लोधरा जनूबी पंजाब के उन अजला में शामिल है जहां इन दिनों शदीद धुंध पड़ रही है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। तफसीलात जानते हैं अब्दुल्ला डाहा से। जी अब्दुल्ला डाहा, आगाह कीजिएगा। लोधरा समेत जनूबी पंजाब में धुंध का राज बरकरार है। जिला भर में मुसलसल दूसरे दिन भी जारी रहने वाली धुंध से हद निगाह इंतहाई कम हो जाने की वजह से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। लोधरा शहर और नवाई इलाकों में बस्ती मलूक और दुनियापुर में भी धुंध ही धुंध है। धुंध की वजह से इन इलाकों के मकीनों को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में सख्त मुश्किलात का सामना है। कई इलाकों में धुंध के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का सिलसिला मज़ीद 3 से 4 दिन तक जारी रहेगा। महकमा ज़राअत के मुताबिक धुंध गंदम की फसल के लिए मुफीद है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि धुंध से गंदम की बढ़ोतरी का अमल तेज़ हो जाता है, जो गंदम की पैदावार में इजाफे का बाइस होगा। धुंध की वजह से हद निगाह 15 से 20 मीटर रह जाने की वजह से लोधरा अहम खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की COP28 में शिरकत के बाद वतन वापसी के लिए रवाना हो गए हैं। UAE की वज़ीर ममलकत, पाकिस्तानी सफ़ीर और सफारती अमले ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। इसी हवाले से डिटेल जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहरुख शफी से। शाहरुख शफी, वज़ीर आज़म वतन वापस रवाना हो चुके हैं। ओवरऑल वज़ीर आज़म का तमाम तर दौरा, मुलाकातों का अहाता कीजिएगा, हमें और हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। जी, दुबई के अल मखतूम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तानी सफारती अमले ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। जहाँ तक आपका सवाल है कि वज़ीर आज़म का ये दौरा कैसा रहा और कहाँ पर उन्होंने ज़्यादा जो है वो उनकी मसरूफियात रहीं, वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की और वज़ीर आज़म की क़यादत वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भी शिरकत की और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान का कौमी बयानिया जो है पेश किया। वज़ीर आज़म ने ग्लोबल स्टॉक टेक गोलमेज मुबाहिसे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। इस COP28 की साइडलाइन मीटिंग में वज़ीर आज़म ने श्रीलंका और मालदीव के सदूर, नीदरलैंड्स, एस्तोनिया और शाम के वज़राए आज़म और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को चेयरपर्सन बिल गेट्स से भी मुलाकातें की और वज़ीर आज़म ने COP28 में पाकिस्तान पवेलियन का दौरा भी किया और लिविंग इंडस इनिशिएटिव के हवाले से तकरीब में शिरकत की और ज़ैद सस्टेनेबिलिटी प्राइज़ का अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी तलबात से भी खुसूसी जो है वो गुफ्तगू की।
اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کاپ 28 کے دوران وزیر اعظم نے عالمی ذرائع ابلاغ کو دیے گئے انٹرویوز میں موسمیاتی تبدیلی، ملک کے داخلی خارجی معاملات اور علاقائی اور عالمی امور پہ بھی پاکستان کے موقف کو اجاگر کیا. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم دبئی سے گوادر پہنچیں گے، جہاں وہ چین پاکستان دوستی ہسپتال اور سمندری پانی کو صاف کر کے قابل استعمال بنانے کے پلانٹ کا افتتاح کریں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ رخ شفیع، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں، وزیر اعظم وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. کاپ 28 میں شرکت کے بعد وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی 28ویں کانفرنس آف پارٹیز میں پاکستانی وفد کی قیادت کی. UAE کی وزیر مملکت اور پاکستانی سفیر اور سفارتی عملے نے وزیر اعظم کو رخصت کیا. اور ابھی کھیلوں کی خبروں کے لیے آپ کو لیے چلیں گے محمد انیس کی جانب.